नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष में साहित्य द्वितीय पत्र, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम, उसमें साहित्य द्वितीय पत्र आपके लिए है। साहित्य द्वितीय पत्र में आपके मृक्षकटिकम नामक प्रकरण चलता है। तो उस मृक्षकटिकम नामक प्रकरण के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो प्रकरण क्या होता है उसके बारे में जाने। तो काव्य की श्रेणी में ही नाटक आदि आते हैं। काव्य के दो रूप बताए हैं, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य को कहते हैं दृश्यम तत्राभिनयम, जहाँ पर अभिनय हो सके वो है दृश्य काव्य, जिसे देख सके सुन सके वो दृश्य काव्य। तो दृश्यम तत्राभिनयम, और दृश्य काव्य को कहा रूपक, तत्रो पारो पादो रूपकम। दृश्यम तत्र रूपकम, दृश्य काव्य को कहा रूपक। अब रूपक क्या है? तो रूपक बताया है कि आपने अगर पढ़ा हो साहित्य में तो रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में होता है तत्रो पारो पातो रूपकम, एक चीज पर किसी दूसरी चीज का आरोप कर देना, उसे कहते हैं रूपक। तो दृश्य काव्य में भी कहा जब दृश्यम तत्राभिनयम, दृश्य अर्थात अभिनय। तो अभिनय में भी क्या है? अभिनेता के ऊपर किसी पात्र का आरोप कर दिया जाता है, इसलिए उसे रूपक की संज्ञा दी। अभिनेता के ऊपर किसी पात्र का आरोप कर दिया तो उसे कहा अभिनय। अब यहाँ उसे रूपक के लिए कहा। रूपक क्यों कहा? जैसे मान लीजिए आपने रामायण का कोई प्रसंग देख रहे हैं और उसमें जो रामानंद सागर में एक रामायण एपिसोड बनाया गया, टीवी सीरियल बनाया है, उसमें राम का पात्र करने वाला एक जो अभिनेता है उसका नाम है अरुण गोविंद। अरुण गोविंद मुख्य एक अभिनेता है और उसके ऊपर राम के पात्र का आरोप कर दिया। तो वो अभिनेता के ऊपर आरोप किया राम के पात्र का, तब उसे कहा रूपक। अब अभिनय कहा तो अभिनय के लिए कहा अभिनय चतुर्थिकम। अभिनय चार प्रकार का, आंगिकम, वाचिकस्यैव, आहार्यम, सात्विकस्तथा। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनय को चार भागों में बांटा। आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय और आहार्य और सात्विक अभिनय। और रूपक के भेद किए 10। रूपक के 10 भेद किए। नाटकम, भाण, प्रकरण, यहाँ मृग, अंक, विधि, व्यायोग, समवकार, डिमा, यहाँ मृग। इस प्रकार से प्रहसन आदि, नाटक, भाण, प्रकरण, प्रहसन आदि 10 भेद हैं रूपक के। रूपक के 10 भेद हैं, उनमें से एक है नाटक। नाटक के रूप में अगर आपने देखा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम आपने सुना होगा। कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति है। न केवल कालिदास की, संपूर्ण विश्व की उत्कृष्ट संस्कृत नाटक कृतियों में अगर कोई उत्कृष्ट कृति है तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। लिखा भी गया उसके लिए काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि चतुर्थांग तत्र श्लोक चतुष्टयम। ऐसा कहा गया है कि काव्यों में अगर कोई रमणीय चीज है तो वो है नाटक, और नाटकों में कुछ रमणीय है तो अभिज्ञान शाकुंतलम। और उस शाकुंतलम में भी कुछ विशेष है तो उसका चौथा अंक, और उस चौथे अंक में भी कोई सर्वोत्कृष्ट है जिसके कारण नाटक प्रसिद्ध है, तो शाकुंतलम के 4 श्लोक। तो उस प्रकार से वो नाटक को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उसी प्रकार से अनेकों संस्कृत के नाटक लिखे गए हैं। उत्तर रामचरितम का नाम आपने सुना होगा, वेणी संहार का नाम आपने सुना होगा, महावीर चरितम का नाम आपने सुना होगा, प्रतिमा नाटकम का नाम आपने सुना होगा, स्वप्नवासव दत्तम का नाम आपने सुना होगा, बाल रामायण का नाम आपने सुना होगा। इस प्रकार से अनेकों संस्कृत नाटक हैं। तो जिस प्रकार से नाटक हैं उसी प्रकार से प्रकरण भी होते हैं।
नाटक जिसमें किसी प्रख्यात राजर्षि की कहानी हो वो नाटक होता है, और कोई प्रसिद्ध घटना पर आधारित होता है नाटक। उसी प्रकार से प्रकरण जो होता है उसके कवि कल्पिक कथा होती है, कवि के द्वारा कल्पनाओं से कथा होती है और उस कथा आधारित जो रचा जाता है प्रकरण, उसे प्रकरण कहते हैं। प्रकरण 10 अंकों का होता है, प्रकरण में 10 अंक होते हैं। प्रकरण के जो कथा वस्तु है वो काल्पनिक होती है, और प्रकरण का जो नायक होता है वो कोई अमात्य, मंत्री या कोई ब्राह्मण आदि होता है। नाटक का जो नायक होगा वो कोई प्रतिष्ठित राजा होगा, प्रकरण का जो नायक है वो कोई सामान्य व्यक्ति या कोई ब्राह्मण या कोई मंत्री आदि उसका नायक हुआ करता है। तो यहाँ हम जो मृक्षकटिकम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मृक्षकटिकम एक प्रकरण है। उस प्रकरण के बारे में विस्तृत रूप से मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम यहाँ बात करें उस प्रकरण के लेखक की। प्रकरण है आपके मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम नामक प्रकरण है जिसमें 10 अंक हैं। इसमें नायक चारुदत्त और नायिका वासवदत्ता के प्रेम का वर्णन है, और साथ ही साथ और घटनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। इस प्रकरण का जो प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस। इस प्रकरण मृक्षकटिकम नामक प्रकरण है, उस प्रकरण का जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस। इस प्रकरण के जो नायक नायिका है चारुदत्त और वसंत सेना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे मुख्य बात, इस प्रकरण के जो लेखक हैं वो हैं कवि शूद्रक। कवि शूद्रक इसके लेखक हैं। देखिए सर्वप्रथम जो नाट्य परंपरा का जो प्रचलन, जो हमारे सामने नाटक आते हैं वो सबसे पहले नाटक हैं। नाटककारों में सबसे पहले नाटककारों में है भास, कवि भास। कवि भास के 13 नाटक समुपलब्ध हैं। 13 नाटकों में उन्होंने रामायण कथा आधारित नाटक लिखे, उसके साथ उन्होंने महाभारत आधारित नाटक लिखे, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक लिखे, और कुछ काल्पनिक नाटक उन्होंने लिखे। इस तरह से उन्होंने 13 नाटकों की रचना की है। उन कवि के बाद में ही जो कवि शूद्रक हुए हैं, इन शूद्रक कवि ने नाटक लिखे। दूसरे नाटककार जो हुए हैं वो है शूद्रक। शूद्रक ने नाटक लिखा, मृक्षकटिकम प्रकरण लिखा इन्होंने। उस प्रकरण का प्रधान रस श्रृंगार है, और इस प्रकरण के द्वारा ही ये इतने प्रसिद्ध भी हुए। देखिए कोई भी नाटक या प्रकरण होता है तो सर्वप्रथम हम उसके नामकरण पर जाते हैं कि उसका नामकरण कैसे हो। तो यहाँ पर भी इसका नामकरण नाम है मृक्षकटिकम। मृक्ष, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो मृत, मृत अर्थात मिट्टी, कटिक, कटिक कहते हैं गाड़ी को, मिट्टी की गाड़ी। इस शब्द का अर्थ निकलेगा तो होगा मिट्टी की गाड़ी, मृतिका से बनाई हुई गाड़ी, ऐसा अर्थ निकलता है। ऐसा नाम क्यों रखा गया है इसका, इस जिज्ञासा को हम आपको आगे इस जिज्ञासा का समाप्त करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखें, इस नाटक प्रकरण का नाम है मृक्षकटिकम, जिसका अर्थ है मिट्टी की गाड़ी, जिसके लेखक है शूद्रक। शूद्रक नाटककारों में दूसरे नाटककार हैं, और इनकी जो कथा वस्तु है काल्पनिक कथा वस्तु है, लेकिन इसके आश्रित है, इनसे पूर्व भास ने चारुदत्तम नामक एक नाटक लिखा है। दरिद्र चारुदत्त, दरिद्र चारुदत्त नामक भास ने एक नाटक लिखा है काल्पनिक। उस 2 काल्पनिक नाटक लिखे, अभिमार्गम और दरिद्र चारुदत्तम। उस चारुदत्त नाटक की कथा वस्तु को ही आश्रित करके ये शूद्रक ने अपना प्रकरण लिखा, जिसका नाम है मृक्षकटिकम। अब जानते हैं कवि शूद्रक के बारे में। वैसे तो आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि जितने भी प्राचीन कवि हुए, इन कवियों ने अपने बारे में कुछ भी नहीं संकेत किया, क्योंकि ये इसे आत्मश्लाघा मानते थे, और जो प्राचीन कवि थे वो आत्मश्लाघा से वंचित थे। इसीलिए कालिदास, भास, विश्वनाथ, मम्मट आदि के काव्य परिचय आपने पढ़े हैं। उन कवि परिचयों में आपने देखा होगा कि कवि ने स्वयं ने अपने बारे में किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया।
उसी तरह आत्मश्लाघा से वंचित थे कवि शूद्रक, इन्होंने भी अपने बारे में किसी प्रकार का भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं करवाया जिससे इन कवि के बारे में जान सके। लेकिन फिर भी अन्य कवियों के साक्ष्य के अनुसार, प्रमाण के अनुसार इन कवि के बारे में पता चलता है। वहीं इन कवि के बारे में आया है, मृच्छकटिकम के रचयिता राजा शूद्रक गजराज के समान गति से युक्त, चकोर के समान नेत्र वाले, पूर्ण चंद्र के सदृश मुख वाले, सुंदर शरीर से युक्त, द्विजों में श्रेष्ठतम और अगाध बल युक्त थे। इन कवि के बारे में बताया कि इनकी गति मानो गजराज जैसी हो, चकोर जैसे नेत्र वाले, पूर्ण जो चंद्र है उसके सदृश मुख वाले और सुंदर शरीर से युक्त, द्विजों और क्षत्रियों में श्रेष्ठतम, द्विज अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रियों में जो श्रेष्ठतम, अगाध बल युक्त, जिसके बल की कोई सीमा ना हो, ऐसे उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, गणित, कलाओं, नाट्यशास्त्र तथा हस्ती पालन की शिक्षा प्राप्त करके शिवजी की कृपा से अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त ज्ञान चक्षुओं को प्राप्त कर अग्नि में प्रवेश किया, अर्थात पंचतत्व में विलीन हुए। तो इन्हें सामवेद और ऋग्वेद और सामवेद का ज्ञान था, गणित, कला, नाट्यशास्त्र आदि में ये प्रवीण थे। नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि के द्वारा रचित है, उस नाट्यशास्त्र में भी ये प्रवीण थे। वे युद्ध प्रेमी, प्रमाद रहित, वेद ज्ञाताओं में प्रवीण, तपस्वी तथा शत्रुओं के हाथियों के साथ बाहु युद्ध करने वाले थे। वो इतने बलशाली थे कि वो जो शत्रुओं के जो हाथी थे उनके साथ भी युद्ध किया करते थे। इस शूद्रक ने स्वयं अपनी मृत्यु, अग्नि प्रवेश का वर्णन कैसे किया? उन्होंने स्वयं ने अपने आप को अग्नि में प्रवेश कराया। इस संदेश का निवारण करते हुए कुछ समालोचक कहते हैं कि श्लोक प्रक्षिप्त है, कुछ का विचार है कि शूद्रक ज्योतिषी थे अतः भविष्य की बात को जानते थे। कुछ विद्वानों का विचार है कि इसका लाक्षणिक अर्थ लेना चाहिए, अर्थात मृत्यु पर्यंत वो अग्निहोत्र कहते हैं, अर्थात कोई जब मर जाता है तो उसे पंचतत्व में विलीन करने के लिए दाह संस्कार करते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर वो लक्षणा से दूसरा अर्थ लिया गया हो कि अग्नि में चले गए, अर्थात वो मरने के बाद दाह संस्कार हो गए। इनके विद्वत्ता के लिए बताते हैं, मृच्छकटिकम के आधार पर दृढ़ता पूर्वक कहा जा सकता है कि शूद्रक के ज्ञान का भंडार विशाल था। वे महान विद्वान और बहुज्ञ थे। उन्होंने वेद, वेदांग, स्मृति ग्रंथ, धर्मशास्त्र, गणित, ज्योतिष, कलाओं तथा हस्त शिक्षा आदि का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त था। उन्हें हाथियों के बारे में भी ज्ञान था, हाथियों को कैसे पालन पोषण और हस्ती पालन की शिक्षा उनको अच्छे से प्राप्त थी। वे स्वयं को वेद विदाम कुकुद कहते थे। नवम अंक में अधिकरणिक के द्वारा अंगार विरुद्धस्य प्रक्षणस्य बृहस्पति श्लोक में बृहस्पति को मंगल का शत्रु माना है। अतः प्रतीत होता है कि उन्हें ज्योतिष का विशेष ज्ञान था। वे तत्कालिक न्याय व्यवस्था तथा दंड व्यवस्था से भी पूर्ण परिचित थे। मनुस्मृति आदि स्मृति ग्रंथों का भी उन्होंने प्रमुख रूप से अध्ययन किया है। मनुस्मृति के अनुसार पापी ब्राह्मण भी अवध्य है, उसे संपत्ति के साथ केवल राष्ट्र से बहिष्कृत कर देना चाहिए। मनुस्मृति उन्होंने पढ़ी हुई है, मनुस्मृति का उनको ज्ञान है, इसलिए ऐसा माना गया कि मनुस्मृति के अनुसार जिस प्रकार से मनुस्मृति में बताया है कि ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण जो अवध्य है, अवध्य अर्थात उनका वध नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने पाप किया है तो भी उनका वध करना वर्जित माना गया है। क्यों? अगर पाप किया है तो उनकी संपत्ति छीन करके उनको उस देश से, उस जगह स्थान से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो उस धर्म को मानते हुए नवम अंक में चारुदत्त को यही दंड देने के लिए राजा से संस्तुति करवाता है, अर्थात राजा के द्वारा अपनी इस बात को वहां पर परिस्फुटित की जाती है। वर्णित न्यायाधीश के कर्तव्यों और गुणों का शूद्रक ने गहन अध्ययन किया है। किस प्रकार से एक न्यायाधीश को होना चाहिए, एक न्याय करने वाले व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए,
न्याय विषय वो होना चाहिए, उन सभी तत्वों को उन्होंने यहाँ पर समाहित करवाया है। उनके कानून और न्याय विषय ज्ञान का पर्याप्त प्रकाश उन्होंने यहाँ डाला है। शूद्रक सुपूर्ण विज्ञान से भी परिचित थे। ये बात हमने 9वें न्यायालय की ओर प्रस्थान करते हुए चारुदत्त के द्वारा वर्णित विविध अपशकुनों एवं उनके कुफल से सिद्ध होती है। शूद्रक को नृत्य, संगीत, द्यूत कला, चौर्य कला का भी विशेष ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें अपने इस प्रकरण में प्रस्तुत करवाई है। जब आप इस प्रकरण को पढ़ेंगे, समझेंगे, जब इसकी कहानी को जानेंगे, तब आप स्वयं इन चीजों को जरूर पता करेंगे, जरूर पहचानेंगे कि किस प्रकार का ज्ञान था उन कवि का, कि उन्होंने सभी विषयों को एक जगह समाहित करने का कार्य किया। महान कलाकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। शूद्रक का सफल और विख्यात कवि तथा नाटककार थे। उन्होंने अनेक प्रकार के छंदों का, अलंकारों का बड़ा ही मनोरम यहाँ पर प्रयोग किया। संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का अनूठा प्रयोग, प्रौढ़ ज्ञान इनको था। वृक्षकटिकम में उन्होंने जितनी प्रकार के प्राकृत का प्रयोग किया, उतना किसी अन्य नाटककार ने नहीं कर पाया। जो और नाटककार हुए हैं वो इतना प्रयोग नहीं कर पाए जितना कि इन्होंने प्रयोग किया है। नाट्य कला संबंधी उनका पांडित्य बड़ा गंभीर था। धनंजय ने अपने दशरूपक में नाटक की जो अवस्थाएं बताई हैं, जो अर्थ प्रकृतियां बताई हैं, जो संधियां बताई हैं और जो संधियों के अंग बताए गए हैं, उन सभी को उदाहरण के रूप में वृक्षकटिकम में दिए गए हैं। वामन उन्हें श्लेष गुण के प्रयोग में चतुर मानते थे। वामन ने, जो रीति संप्रदाय के वामन, उन्होंने आचार्य शूद्रक को श्लेष का प्रयोग करने में बड़ा चतुर माना है। धार्मिकता के बारे में भी शूद्रक सदाचारी, धर्मपरायण क्षत्रिय थे। संभवतः वे शिव जी के ही भक्त थे। यह बात नांदी पद्य में पता चल जाता है, क्योंकि उसमें पातु समाधि, ऐसा पातु को नीलकंठस्य कंठ, ऐसा दसवें उन्होंने प्रयुक्त किया है। तो इससे अर्थात पातु अर्थात रक्षा करो, नीलकंठ अर्थात शिव जी के लिए विशेषण युग में यहाँ प्रयुक्त किया गया है। वे अग्निहोत्र करते थे और वो तपस्वी थे, इसलिए भी मान जा सकता है कि वो शिव उपासक और जो धर्मपरायण थे। वे योग अभ्यासी थे। अश्वमेध यज्ञ भी उनके द्वारा किया गया। और निवास स्थान के बारे में अगर उनके बारे में कहें तो ये दाक्षिणात्य अर्थात महाराष्ट्र निवासी थे। विल्सन महोदय उन्हें आंध्र वंश का प्रथम राजा स्वीकार करते हैं। आंध्र वंश का राज्य भी दक्षिण में था, अतः वे स्वाभाविक रूप से दाक्षिणात्य प्रतीत होते हैं। काले महोदय के अनुसार कोमती एक मद्रास प्रदेश की जाति विशेष है, अतः वे दाक्षिणात्य के प्रतीत होते हैं। वृक्षकटिकम के कुछ अंतः प्रमाण से यह भी मत पुष्ट होता है कि कर्णपूरक वसंत सेना के हाथी के लिए खुंड मोडक शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि एक दक्षिण का ही प्रचलित शब्द है। इसलिए भी यहाँ पे इस प्रमाण से भी मानते हैं कि दाक्षिणात्य है। दशमक में चांडाल दुर्गा देवी के लिए सहवासिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। और उत्तर के कवि दुर्गा को विंध्यवासिनी नाम से संबोधित किया गया है, किंतु दक्षिण में सत्यवासिनी नाम से संबोधित किया हुआ है। अब शूद्रक की रचनाओं के विषय में जो इनका प्रकरण है, उस प्रकरण के विषय में है कि वृक्षकटिकम संस्कृत साहित्य का सुप्रसिद्ध प्रकरण रत्न है। प्रकरण रूप के नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, संप्रकार, इहाट, मृग, अंक आदि 10 भेदों में से एक में अन्यतम है। अन्यतम मतलब उनमें श्रेष्ठ रूप से है। रूपक के इन 10 भेदों में नाटक प्रथम भेद है, अतः संप्रति नाटक रूपक का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। अर्थात कहीं पर भी रूपक शब्द जो है प्रयोग कम आता है, चाहे वो प्रकरण हो, वाहन हो, इहामृग हो, अंक हो, विधि हो, सबको सामान्य रूप से नाटक के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि रूपक का प्रतिनिधित्व कर रहा है नाटक, इसलिए
इसलिए अधिकांशतः किसी भी प्रकार का रूपक हो उसको हम नाटक के नाम से ही बोलते हैं, सामान्य ज्ञान के रूप में। बाकी जो विस्तृत ज्ञान अध्ययन करते हैं या जिनको रूपकों के बारे में ज्ञान है, रूपक का जिनको ज्ञान है, वो तो उन नाटक आदि जो प्रकरण आदि हैं उन सबको उनके विशेष नाम से ही पुकारते हैं। प्रायः विशेष विचार न करने पर लोग रूपक के प्रकरण आदि भेदों का भी लक्षित कर देते हैं। नाटक के लक्षण को प्रस्तुत करते हुए अलंकार शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि नाटक की कथा वस्तु लोक प्रसिद्धि होनी चाहिए, नायक सुप्रसिद्ध वंश का होना चाहिए, उसमें धीरोदात्त नायक, प्रधान रस, श्रृंगार आदि या वीर होना चाहिए। प्रकरण के संबंध में कहा जाता है कि इसकी कथा वस्तु लौकिक व कवि कल्पित हो सकती है। इसका मुख्य रस श्रृंगार, नायक जो है ब्राह्मण, मंत्री या वणिक अर्थात व्यापारी हो सकता है, और इसका नायक जो होगा वो चौथी श्रेणी का नायक होगा, अर्थात नायक के 4 श्रेणियां बताई गई, 4 भेद बताए गए हैं, धीरोदात्त, धीर उद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। जो प्रकरण का नायक होगा वो धीर प्रशांत श्रेणी के अंतर्गत आएगा। नाटक का जो नायक होता है वो धीरोदात्त नायक होता है, प्रतिनायक हमेशा धीरोद्धत नायक होता है, और धीर प्रशांत जो रासलीला, धीर ललित जो उदयन सदृश नायक होता है, जो रासलीला आदि में मग्न रहे, संगीत प्रिय जो हो वो धीर ललित नायक होता है। धीर प्रशांत जो कि शांत प्रकृति का नायक जो होता है, ब्राह्मण, मंत्री आदि, उस प्रकार के नायक का यहाँ प्रयोग किया गया है। नायक धीर प्रशांत होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी एक धर्म, अर्थ और काम परायण होना चाहिए। प्रकरण की नायिका जो है वो कुल स्त्री या वैश्या, कहीं कहीं पर दोनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। नायिकाओं की विधिवत्ता से प्रकरण भी 3 भेद हो जाते हैं। प्रकरण तीनों भेदों में कुलजा, वैश्या और नायिकाओं के से युक्त होता है। इसमें धूर्त, जुआरी, विट और चेट आदि होते हैं, जो कि नायक के कहीं ना कहीं सहायक रूप में से आते हैं। जो इनका प्रकरण जो है वृक्षकटिकम, इस पर कहीं ना कहीं दरिद्र चारुदत्तम जो भास का नाटक है उसका प्रयोग भी सापेक्ष रूप से देखा जा सकता है। प्रमाणों के अनुसार भी ऐसा, और इसके कथा वस्तु से भी ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि उसका नायक भी जो है चारुदत्त है, और इन्होंने अपने नाटक का, अपने प्रकरण का नायक जो है वो भी चारुदत्त को ही नायक रूप में रखा है, जो कि एक दरिद्र ब्राह्मण के रूप में है। तो ये था आपके कवि शूद्रक के बारे में, कवि शूद्रक का परिचय, प्रकरण का सामान्य ज्ञान। और आप अगर देखेंगे तो एक छोटे छोटे प्रश्नों का निर्माण भी यहाँ पर है कि अगर आपसे वृक्षकटिकम प्रकरण के बारे में पूछा जाएगा तो उसके प्रकरण कितने हैं ये प्रश्न किया जा सकता है। तो 10 उसमें कितने अंक हैं, तो 10 अंकों का है। ये पूछा जा सकता है कि वृक्षकटिकम रूपक के किस श्रेणी में आता है, अर्थात रूपक का कौन सा भेद है, नाटक, भाण, प्रकरण, यामृग आदि, इनमें से किसी के भी उदाहरण आप दे सकते हैं। तो आपको यहाँ प्रकरण रूप में इसको जानना है। काव्य के वृक्षकटिकम प्रकरण के नायक नायिकाओं के बारे में पूछें तो चारुदत्त, वसंत सेना के लिए आप बता सकते हैं। प्रकरण का लेखक कौन है, ये बड़ा विषय मुख्य प्रश्न बनता है कि वृक्षकटिकम का लेखक कौन है, तो शूद्रक इसके लेखक है। इसका प्रधान रस क्या है, तो प्रधान रस इसमें श्रृंगार रस प्रधान रस के रूप में है। और भी मुख्य पात्र, कई सारे मुख्य पात्र में और भी कई नाम हैं, किंतु जब हम पात्र परिचय के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनके नाटक के परिचय में पढ़ेंगे, तब इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे नाटक की जो कथा वस्तु है, प्रकरण क्या होता है उसके बारे में विस्तृत जानेंगे, और उसकी कथा वस्तु क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले भाग में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।